एक बार फिर आपका स्वागत है मास्टर जी क्लासेस में। तो कल हमने देखा था कि सभी नंबर्स को हमने देख लिया था एक बार, जितने भी हमारे जो रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, हमने नंबर्स को देखा है किस किस को। सबसे पहले हमने देखा है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर्स क्या थे, ठीक है, इनको देखा है। इसके अलावा हमने देखा है होल नंबर्स को। होल नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर्स के बाद हमने देखा था इंटीजर्स को। इंटीजर्स के बाद हमने देखा था रेशनल नंबर्स को। और आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप अपना एनालिसिस भी करोगे पिछली क्लासेस का, तो रेशनल नंबर के अंतर्गत मान लीजिए रेशनल नंबर का एक डायग्राम है, ठीक है। इनके अंतर्गत इंटीजर्स आते हैं, उसके अंतर्गत होल नंबर्स आते हैं, और उसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। आप देख लीजिए सभी नेचुरल नंबर इंटीजर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे और रेशनल नंबर्स भी होंगे। सभी होल नंबर इंटीजर्स और रेशनल नंबर होंगे। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, मतलब रेशनल नंबर के अंतर्गत ये सभी आ चुके हैं, ठीक है। ये 4 कैटेगरी हमने पढ़ी थी। आज जो हम कैटेगरी पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आज हम इस कैटेगरी को पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर्स को। हमने रेशनल नंबर्स में 2-3 चीज़ें देखी थी, ठीक है। लास्ट टाइम रेशनल नंबर्स में हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स को आप जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मतलब एक जगह पर आकर रुक जाता है उनकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। जैसे 1/2 था तो 0.5 हो जाता है, ठीक है। या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट वो रिपीट हो जाते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। अब ऐसे टर्मिनेटिंग आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग आ गए, जिसमें रिपीट आ गया। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, जो कभी रुके ही ना, ठीक है, और वो रिपीट भी ना हो? क्या कोई ऐसा नंबर है? जी हाँ, इन्हीं नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आप ध्यान दोगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो रुकेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे, और रिपीटिंग भी नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और इन इर्रेशनल नंबर्स की एक खास बात होती है कि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते। कहीं भी अगर कोई भी नंबर 1/2, 2/3, 3/4, 7/6, ठीक है, इस फॉर्म में होगा तो वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इर्रेशनल्स को नहीं लिख सकते। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक फैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फैक्ट यह है कि इर्रेशनल नंबर की सर्वप्रथम खोज जो की थी, सबसे पहले जो डिस्कवरी रेशनल नंबर्स की हुई थी वो पाइथागोरस ने की थी, ठीक है। पाइथागोरस ने की थी। और पाइथागोरस जो था वो एक वैज्ञानिक था, ठीक है, मैथमेटिशियंस था। कहाँ का? ग्रीस का। और यह जो डिस्कवरी हुई थी इर्रेशनल नंबर्स की, ठीक है, इससे होता क्या है, जब भी आपको कोई फैक्ट बताया जाता है इन चीज़ों से संबंधित, तो आपके ध्यान रहता है कि ये एक्चुअल में है क्या। ये 400 BC के आसपास इनकी इस इर्रेशनल नंबर्स की
डिस्कवरी पाइथागोरस ने, ग्रीस जो मैथमेटिशियन था उसने की थी। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी रूट में आ जाए, √2 आ गया, √5 आ गया, √3 आ गया, ये सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, रूट में आ चुके हैं। अब मान ली आपको, आपने कहा कि जितने भी रूट में हो जाएंगे आप कहोगे, ठीक है, √4 हो गया। अब √4 को हम सोल्व कर सकते हैं, 2 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो यह इरेशनल नहीं होगा। जिस भी रूट को हम सोल्व कर सकते हैं वह इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये इरेशनल नहीं होगा। जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, जैसे √2 है, √5 है, √3 है, ये सभी नंबर्स जो होंगे इरेशनल नंबर्स होंगे। आपको यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी आप नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिख सकते हैं रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर में। जैसे मान लीजिए 0.10, 110, 1110, 1110। अब इस चीज़ को, ये हर बार एक बढ़ जाता है, रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग कहीं नहीं है। 10 10 10 10 ऐसे नहीं है, वो तो रिपीटिंग हो जाता। यह 10 110 1110 111110, तो ये रिपीटिंग नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ बढ़ रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ये होगा एक इरेशनल नंबर। इसके अलावा पाई, ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो पाई की वैल्यू भी कहीं न कहीं वो टर्मिनेट नहीं होती, पाई की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। पाई की वैल्यू होती है 3.141592653 ऐसे समथिंग समथिंग करके होती है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब एक क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में आ सकता है, पाई की वैल्यू ये होती है, और पाई को हम जैसे एरिया वगैरह निकालते हैं, जैसे 2πr करते हैं, ऐसे किसी भी चीज़ की, मान लीजिए ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, तो आप कहते हो कि सर पाई की वैल्यू हम 22/7 बोल लेते हैं। ठीक है, और आपने कहा कि पाई इरेशनल है, लेकिन 22/7 तो p/q की फॉर्म में है, और आपने कहा कि इरेशनल p/q की फॉर्म में नहीं होते, तो 22/7 कैसे इरेशनल हो सकता है, ये पाई कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.15141592653 समथिंग समथिंग होती है। 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, 22/7 पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यह पाई की वैल्यू नहीं होती, सिंस 22/7 3.145 के आसपास होती है, समथिंग होती है, तो इसलिए इसको पाई की वैल्यू मान लिया जाता है, अदरवाइज यह पाई की वैल्यू नहीं होती। 22/7 एक रैशनल नंबर है, आपको ध्यान देना होगा, और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। बट हम पाई की जगह 22/7 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये आसपास होती है, वैल्यू बिल्कुल आसपास होती है, और ये सोल्व करने में हमको मतलब जो सिंप्लीफिकेशन है उसको आसान बना देती है, इसलिए 22/7 ही हम लिखते हैं। कहीं भी हम पाई की वैल्यू 3.145 समथिंग अगर लिखेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसको 22/7 लिखा जाता है। ठीक, आ गई बात समझ में। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, हमने 3-4 कैटेगरी पहले ही पढ़ ली थी, अब हमने एक कैटेगरी और पढ़ी है, इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसमें आप समझ चुके हो कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं, p/q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये होगी। जितने भी अंडर रूट के होंगे जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, वो सभी इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीन चार फैक्ट हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगा एक नंबर और, जो मैंने लिख भी दिया था अभी पहले। ठीक है, जैसे ही क्लास शुरू हुई थी, तो रेशनल नंबर के अंतर्गत
सभी नंबर आ चुके हैं। रेशनल नंबर में सभी नंबर्स इंक्लूड हो चुके हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, प्लस इरेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है वो अलग है। ये दोनों नंबर्स, इनके अलावा भी कोई नंबर होता है क्या? इनके अलावा भी कोई नंबर होता है क्या? देख लीजिए, रेशनल नंबर और इरेशनल के नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं होता। तो सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। आपको ध्यान देना होगा इस बात पर। ठीक है, सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल का मतलब वास्तविक, वास्तविक मतलब जो सचमुच में है। ठीक है, जो सच में है। और इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वास्तविक हैं। इनको हम इनकी हम रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी रियल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, और नंबर लाइन पर अगर मान लीजिए यह एक नंबर लाइन है और आप इस पर एक पॉइंट ये लेंगे तो ये एक यूनिक रियल नंबर देगा। ठीक है, इसका एक कहीं ना कहीं यूनिक रियल नंबर होगा। अगर आप नंबर लाइन पर ये पॉइंट होंगे तो ये एक यूनिक रियल नंबर होगा। इसके पास भी कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, इसके बिल्कुल पास भी कोई पॉइंट हो सकता है। तो हम हर नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट यूनिक रियल नंबर देगा और हर एक यूनिक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट देगा। आपको यह बात ध्यान देनी होगी। ठीक है, मान लीजिए यह है 0 1 2, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आसपास भी हो सकता है पॉइंट हो। अगर हम इसको मैग्नीफाई करें लेंस के द्वारा तो देख सकते हैं कि ये कहीं आसपास भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 2 हो। ठीक है, एग्जैक्ट 2 का एक अलग पॉइंट होगा, 2.1 का एक अलग पॉइंट होगा, 2.125 का एक अलग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। अब हम क्या करते हैं, ये आप देख सकते हो कि ये एक लड़का एक लड़की दोनों हैं और दोनों एक पोटली को देख रहे हैं। इसमें रेशनल और इरेशनल इंटीजर्स सभी नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, सभी नंबर पड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स रियल नंबर्स के हैं और इनकी एक पोटली बंधी हुई है जिस पर आर लिखा हुआ है, आर से बंधी हुई है। ठीक है, तो सभी नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। अब हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे लोकेट करना। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना हम सीखेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है? √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यह है नंबर लाइन। अब √2 की वैल्यू किसी को नहीं पता, मान लीजिए। ठीक है, 0 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, आपको √2 की वैल्यू नहीं पता है और आपको इसको क्या करना है? नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो आप कैसे लोकेट इसको करोगे? सोचिए जरा। अब एक पाइथागोरस थ्योरम थी, उसको आप ध्यान में दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में मान लीजिए एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दी थी? अगर ये है ए और ये है बी तो ये होगा √a² + b², मान लीजिए सी। ठीक है, ये आपको पता होगा और यानी कि इसको बोल सकते हैं हम c² = a² + b²। ठीक है बात, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी √2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? एक यूनिट वैल्यू हम 1 ले
ये भी 1 ले तो ये √2 आ जाएगा, और इस √2 को हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं लाइन पर। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको अगर हम 1 ले, इसको भी 1 ले, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर मान लो, और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 हो गया, और सी आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू √2। सी आ गया क्या, √2, तो ये √2 आ गया। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम √2 को कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पर। ये है 1, यूनिट वैल्यू यहाँ तक कितनी है 1, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल खींचिए 1 तक का, खींच लिया आपने, ये भी 1 है। मान लीजिए इतनी डिस्टेंस आपने ली। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे लगाइए, इतनी डिस्टेंस को भरिए, और यहाँ से आप इतनी डिस्टेंस को लीजिए, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर लगाइए 90 डिग्री का, और इसको मिला दीजिए। अब आपको बताया गया था कि अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये कितना हो जाएगा √2, ठीक है। अब आपके पास एक समस्या खड़ी हो गई कि ये √2 जो आया है ये ऐसे आया है, आपको नहीं पता है ये नंबर लाइन, आपको निकालना है ये इस लाइन पर कहीं, तो ये √2 कैसे आप इस लाइन पर लेकर आओगे। तो आपको सेम वही काम करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर रखिए अपना कंपास, और इसको इतनी यहाँ तक आप नापिए, और जब आप मेजर कर जाओगे कि भाई यहाँ इतनी डिस्टेंस है, तो ये इतनी ही डिस्टेंस पर इधर आप एक चाप लगा दीजिए। ये जहाँ पर कट करेगा यहाँ तक कट करेगा। अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, तो ये जहाँ पर भी कट करेगा ये जो वैल्यू होगी ये होगी √2, ठीक है। आगे बात समझिए, ऐसे हम √2 को लोकेट कर सकते हैं लाइन पर। ये होगी वैल्यू √2, √2 को हम इस प्रकार लोकेट कर सकते हैं लाइन पर, ठीक है। और जितनी भी बात मैंने आपको बताई आपकी बात समझ में आ रही होगी, एक एक बात आपकी समझ में आ रही होगी। आपको अगर थ्योरी लिखनी है पेपर में, कैसे जो भी लिखना है, तो आपकी समझ में जो भी बात आई है आप उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दीजिए, लेकिन आपकी जो भी समझ में बात आई है उसको आप अपने शब्दों में लिख दीजिए। आप इसको मान सकते हैं OBA, कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं, उसको आप फिर लिख दीजिए जैसे कि OB1 होगी, देन वी विल टेक ए चाप, we will take a distance of unit 1 from B to A on right angle triangle, okay, and then we will measure using the Pythagoras theorem. If OB is equals to 1, BA is equals to 1, then AO will be under √2 using this theorem. You can also write the formula, ठीक है। इसके अलावा then you can say कि we have taken a distance from O to A and then we will cut the line on which we have to represent the number, ठीक है। तो you must take that this OB था ना, OA इधर आ गया, this OA will be equal to OC कर लीजिए इसको, and it will be equals to the point C is √2। ऐसे आप अपनी थ्योरी को लिख सकते हैं, और हिंदी में जो लिखने वाले हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। वैसे हिंदी मीडियम का ये है नहीं, इरेशनल नंबर्स आप अगर पढ़ोगे तो हिंदी में कुछ और इनको बोलते हैं, तो आप ठीक है उसी प्रकार से पढ़ोगे। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इस प्रकार से अपनी लैंग्वेज को बना सकते हैं। ये सिर्फ डिनोट करने के लिए था, समझाने के लिए था हिंदी में कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, NCERT है ये बुक, और इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि आपने √2 तो करना सीख लिया, अब आप √3 को कैसे करोगे लोकेट। आपने √2 करना सीख लिया, √3 को कैसे करोगे लोकेट, ठीक है। √3 आप पहले अपने दिमाग में बनाइए। ये तो नंबर लाइन तो हो गई, चलो ठीक है ये हो गई। अब आपको
ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। अब आप अपने दिमाग में बनाइए कि √3 को आप पाइथागोरस थ्योरम से कैसे डिनोट कर सकते हो। √3 को आप कर सकते हो कि अगर आप मान लीजिए करो, अभी तक आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके √2 बनाया। अब 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करके आप 3 का स्क्वायर बना सकते हो, 3 बना सकते हो। √3 मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर, √3 आ गया ना। अब यहाँ से आपने मान लीजिए 1, ये 1 यूनिट, और पहले आपने क्या बनाया, √2 1 1, उसी तरीके से जो हमने ऊपर किया था। अब आप क्या करिए, यहाँ से भी एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाइए 1 यूनिट का, क्योंकि √2 तो आपके पास है, पाइथागोरस से आपको क्या चाहिए, 1। कैसे, देखिए पाइथागोरस कहती है कि c का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, ठीक है। a हमने √2 रख लिया, √2 हमारा आ गया, ठीक है। a मान लीजिए √2 आ गया, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 प्लस, अब 1 की ज़रूरत है b का स्क्वायर, तभी तो ये c स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आएगा, तभी तो c √3 आएगा, और √3 को ही हमने रिप्रेजेंट करना है। ये जब 1 आ गया तो ये क्या आ जाएगा, √3 पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको सेम वही काम करना है, कि आपको यहाँ से डिस्टेंस लेनी है। अब ये डिस्टेंस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको इसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करना है, ऐसे खड़ा करके नहीं करना है इसको रिप्रेजेंट, इसको आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है जहाँ नंबर लाइन है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, वो है ये तरीका। डिस्टेंस आप मेजर कीजिए और यहाँ पर चाप लगा दीजिए जहाँ पर भी कट लग के आएगा, ठीक है। ये आपने डिस्टेंस मेजर की और आपने चाप लगा दिया जहाँ पर भी ये कट लग के आएगा, ये यहाँ पर कट लगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट होगा √3। ऐसे आप √3 को लोकेट कर सकते हो, रेशनल नंबर को आप ऐसे लोकेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल कर रहे हो तभी इनको आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज के बाद हम लेक्चर को बंद कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, देख लीजिए आप, एक्सरसाइज 1.2 NCERT की, ठीक है, ओके। हाँ अभी ठीक। एक्सरसाइज कौन सी है, 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 के में सबसे पहले आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स में वो है, उन्होंने कहा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। आप क्या समझ पा रहे हो इससे, कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल जो नंबर्स थे वो मिलकर क्या बना रहे थे, आपने देखा था रियल नंबर बना रहे थे। और आपने साथ ही साथ एक पोटली भी देखी थी जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे को, वे दोनों उस पोटली को देख रहे थे जिसमें सभी नंबर्स पड़े हुए थे। और वो पोटली किससे बनी हुई थी, उस पर टैग लगा हुआ था कि ये रियल नंबर्स की पोटली है। तो रियल नंबर्स के अंतर्गत सभी नंबर्स आ जाते हैं। जब रियल नंबर्स के अंतर्गत सभी नंबर्स आ जाएंगे तो इरेशनल नंबर भी इसमें आएंगे। तो हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। ये बात ट्रू हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आते हैं,
होल नंबर इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, और कहीं इरेशनल नंबर अलग से पड़े हुए हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर अलग से पड़े, ये सभी जो आते हैं ये क्या था, रेशनल नंबर, पी बाई क्यों की फॉर्म में क्यों इनको लिखते हैं, ठीक है, ये सभी नंबर्स रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इस डायग्राम को आप देख लीजिए तो आप नहीं भूल पाओगे कि देखो सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ये रियल नंबर के अंतर्गत आ गए, सभी रेशनल भी रियल हैं, सभी जेड भी रियल है, सभी डब्ल्यू भी रियल है, सभी एन भी रियल है, सभी एन डब्ल्यू हैं, सभी डब्ल्यू जेड हैं, सभी जेड क्यों है, ऐसे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे आप इसको लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए आपके अपने घर का, आपने कहा कि कमरे में कुर्सी रखी हुई है, तो कुर्सी तो कमरे के अंदर है, तो हम कहेंगे कुर्सी कमरे में है, बिल्कुल सही बात है। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो हो गया कि कमरे के अंदर कुर्सी रखी हुई है, तो कुर्सी कमरे में है, ठीक है, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कमरा कुर्सी में है, कमरा तो कुर्सी में नहीं हो सकता, कुर्सी कमरे में है। सभी रेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर्स में हैं, तो वो सभी रियल नंबर से सीधी सीधी बात है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है ट्रू फॉल्स के लिए, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, where m is natural number, where m is natural number। आपने कहा कि प्रत्येक पॉइंट एक नंबर लाइन पर आप पहले तो ध्यान कीजिए कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं, 0 से पॉजिटिव तक भी होते हैं और 0 से निगेटिव भी होते हैं। प्रत्येक पॉइंट नंबर लाइन पर अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा, जहाँ पर एक m नेचुरल नंबर होगा। मान लीजिए m 1 है, नेचुरल नंबर का है ना, मान लीजिए m 1 है तो 1 का रूट हो जाएगा 1, ठीक है भाई, नंबर लाइन पर है, ठीक है। मान लीजिए m, अब उन्होंने कहा प्रत्येक पॉइंट, मान लीजिए m2 है, रूट 2, ठीक है भाई, नंबर लाइन पर, रूट 3 भी नंबर लाइन पर, रूट 4 2 है तो वो भी नंबर लाइन, ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन एवरी पॉइंट आप कैसे कह सकते हो, इधर वाले पॉइंट जो है वो तो आ गए रूट m की फॉर्म में, ठीक है। जो इधर वाले पॉइंट थे 0 से पॉजिटिव की ओर के जो पॉइंट थे वो तो नंबर लाइन वाली पोजीशन में आ गए, लेकिन जो 0 से निगेटिव वाली फॉर्म में है उनका क्या हुआ, ठीक है। उन्होंने तो कह दिया कि एवरी नंबर की बात हो रही है, एवरी पॉइंट की बात हो रही है, तो एवरी पॉइंट थोड़ा ही हट सकता है इसमें, कैसे कह सकते हो आप एवरी पॉइंट होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर्स भी तो हैं, निगेटिव नंबर्स भी तो हैं पॉइंट इस नंबर लाइन पर, तो निगेटिव नंबर्स का क्या होगा, ठीक है। एवरी पॉइंट हम रूट m की फॉर्म में नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हो, और वैसे भी आपने m को नेचुरल नंबर दे दिया, एवरी पॉइंट हो ही नहीं सकता, और निगेटिव का अगर हम रूट करें तो वो डिफाइन ही नहीं होता। तो सारी बात को अगर हम देखें तो निगेटिव जो नंबर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं इसमें, तो एवरी पॉइंट हम इसलिए नहीं कह सकते। एक आता है कि एवरी रियल नंबर, रुक जाइए आप, ये है एवरी रियल नंबर
एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए ये वही कमरे वाली बात हो गई, ये वही कमरे वाली बात हो गई कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। कमरा कुर्सी में है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? इरेशनल नंबर तो यहीं तक सीमित है, रियल तो यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है रियल, यहाँ भी है, सारे हैं, ठीक है, सारी जगह पर है। तो आपको ध्यान देना होगा कि एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, एवरी इरेशनल रियल हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो फॉल्स हो गया, हम सीधा सीधा डायग्राम से समझ सकते हैं, ये तो फॉल्स हो गया, सीधा सीधा समझ सकते हैं हम डायग्राम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड क्वेश्चन है, अब ट्रू फॉल्स जो है वो हट चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। इन्होंने कहा कि आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। इन्होंने कहा कि क्या जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या सभी के अंडर रूट अगर हम करेंगे, पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि इंटीजर्स हैं कौन कौन से, ठीक है। इंटीजर्स आते हैं माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं और ये चलते जाते हैं, मान लीजिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और अब टू इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ये आपको ध्यान करना होगा। इन्होंने कहा कि क्या इन सभी इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर आप करें, ठीक है, सभी इंटीजर्स का आप अगर स्क्वायर रूट करें तो क्या वह इरेशनल नंबर होगा? देखिए इरेशनल नंबर हम मानते हैं कि स्क्वायर रूट में इरेशनल नंबर आते हैं, स्क्वायर रूट में अगर हम देखें तो इरेशनल नंबर आते हैं जब तक वो सोल ना हो, ठीक है, जब तक वो सोल ना हो। और रूट जो 4 है उसका अगर हम रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 तो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये सोल हो गया ना। हम इरेशनल नंबर जरूर मानते हैं स्क्वायर रूट में, लेकिन कब तक? जब तक वो सोल ना हो। 4 का सोल हो गया, 16 का 4 आ जाएगा, वो भी सोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव की बात हुई है, इस बात को ध्यान में दो कि क्वेश्चन में पॉजिटिव की बात हुई है, निगेटिव की बात ही नहीं हुई, तो इसको आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ख़त्म कर सकते हो। इसलिए हम इसका एग्जांपल देंगे नहीं। अगर सभी इंटीजर्स की बात होती तो माइनस था है, तो यहाँ तो माइनस का तो रूट हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो नॉन डिफाइन हो जाएगा या वो इमेजिनरी नंबर्स में चला जाएगा। चलो वो आपके सिलेबस की बात नहीं है। यहाँ पर हम सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स थी उनमें 4 का रूट 2 आ गया, जो कि रेशनल नहीं है, तो बात फाल्स हो गई, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो 4 का, आप एग्जांपल्स दे सकते हो 16 का, आप एग्जांपल दे सकते हो 9 का, किसी का भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि √5 को आप नंबर लाइन पर दर्शाएं। देखिए भाई, आप √5 को पाइथागोरस थ्योरम से कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, करिए आप रिप्रेजेंट, सोचिए मन में अपने, कितने तरीके हो सकते हैं √5 से इसको रिप्रेजेंट करने। देखिए √5 का स्क्वायर अगर आप करो, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। और 5 का अगर हम करें किस पाइथागोरस में बनाएं, ये होता है ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ये है a, ये है b, ये c तो देखना है ना हमें, c √5 है तो 5 आ गया, ये c का स्क्वायर 5 आ गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a और b का कॉम्बिनेशन हम क्या बना सकते हैं? देखो अगर a 2 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस b अगर 1 हो तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ गया, नहीं 5 क्या आ गया? c का स्क्वायर। तो आपको ध्यान देना होगा कि एक आप यूनिट 2 लो, एक आप यूनिट 1 लो और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो लाइन पर, आपकी वैल्यू आ जाएगी √5 की। एक ये तरीका होगा, ये तरीका
जो है वो थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, अदरवाइज दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए। इसमें आपने क्या किया, ये नंबर लाइन है, आपने क्या किया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसको आप 4 बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये 2 है, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इधर, ये है इधर -1। आपको क्या करना है, एक तो आपको लेनी है 2 यूनिट आपको आपने ले ली यहाँ से, ये आ गया 2 यहाँ तक का। अब आपको लेनी है 1 आप कैसे लोगे, 2 से ही लोगे, यहाँ से आप 1 लोगे यहाँ तक। 1 कैसे लोगे, 1 आपको डिस्टेंस मेजर करने का सेम तरीका होगा, आप यहाँ से कंपास लोगे, 1 यूनिट को आप मेजर करोगे, ये आपने 1 यूनिट मेजर कर ली, ठीक है। 1 यूनिट को मेजर करने के बाद आपके हाथ में जो है वो 1 यूनिट है, आप यहाँ से इस पर क्या करोगे, चाप लगा दोगे, आपने चाप भी लगा दिया। यहाँ से आप 90 डिग्री का एक कोण लेने के बाद लाइन खींच दोगे, ये आप यहाँ से लाइन खींच दोगे। ये सभी काम आपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से करने हैं, फीटी प्रकार वगैरह सारी चीज़ें लेकर फिर करने। अब ये तो 2 है, ये हो गई 1 यूनिट, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 5, उसका रूट √5, ये आ गया √5। देख लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से, क्योंकि ये ऊपर हवा में तो हमको पॉइंट नहीं दिखाना था, पॉइंट हमें नंबर लाइन पर दिखाना था, तो आप इसको फिर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, सेम तरीका रहेगा। ये आपने डिस्टेंस मेजर करी और इसको नंबर लाइन पे आपने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब नंबर लाइन पे ये यहाँ पर काट रहा है, तो √5 होगा यहीं पर, आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, √5 नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का इरेशनल्स को। कल हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड उनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे, ठीक है, कल हम उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।